अखिलेश जी, पहला सवाल सिंपल है, यूपी में काबा। यूपी में बदलाव है और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। बदहाली से खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव करके रहेगी और बीजेपी को यहाँ का किसान नौजवान माफ करने वाला नहीं है। इनको इस बार चुनाव में साफ कर देगा। आप कह रहे हैं यूपी में काबा, बदलाव काबा। हाँ, बदलाव। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले 2 राउंड के बाद आपने कहा कि हमारी क्लीन स्वीप है, हमको 300 से ज्यादा सीटें आ रही है। अमित शाह भी कहते हैं हमारी क्लीन स्वीप है, समाजवादी पार्टी को हमने साफ किया, हमारे 300 के ज्यादा आ रही है। एक ही पार्टी को 300 से ज्यादा मिल सकती है अगर मिलना है तो। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी या वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होकर के जो कह रहे हैं, लेकिन आप चेहरे पे तो पढ़ सकते हो, भाषा से पढ़ सकते हो। ये चुनाव है, किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, लाल सिलेंडर क्यों खाली है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया। जो मुख्यमंत्री कह रहे थे मिसाइल्स बनेंगी, तोप बनेंगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे, वो कहाँ बन रहे हैं। तो आप उनके चेहरे से और भाषा से पढ़ सकते हैं कि आखिरकार चुनाव का नतीजा क्या होगा। आपने नौजवानों की बात की, किसानों की, आपने महिलाओं की बात नहीं की। बीजेपी कहती है महिला हमारे साथ है, हमने उनको जो फ्री राशन दिया है, जो सुरक्षा दी है, लॉ एंड ऑर्डर दिया है, जो अखिलेश जी के राज में नहीं था। हमारे लड़कियां जो है 6 बजे के बाद भी अब घूम सकती है। ये कह रहे हैं हमारा महिला वोट जो है वो हमें जिताएगा। मुझे लगता है कि आप निष्पक्ष होकर के काम करेंगे और मैं वो बात कहूँ कि ईमानदार होकर के आंकड़ों को पेश करेंगे। आज जालौन में जब मैं गया, 2 दिन पहले एक बेटी किडनैप हुई, आज उसकी लाश मिली है। आगरा में अपहरण हुआ है, उसकी लाश मिली है। देश के जो आंकड़े कहते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। महिला आयोग को जो सबसे ज्यादा शिकायतें देश में मिली हैं, 50% महिलाएं सबसे ज्यादा शिकायत उत्तर प्रदेश से की हैं। और जिस तरीके से महंगाई का भार, महंगाई की तकलीफ, परेशानी उनको महसूस होती है, जिनके पास परिवार हो, परिवार की जो गृहस्थी चलाती हो और जो खाली सिलेंडर है वो महिलाएं सोच रही हैं। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, आपको आंकड़े देने चाहिए, घटनाएं जो हो रही हैं उनके बारे में बताना चाहिए। आपको भी कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले, कम से कम चैनल सच बोले। ये मीडिया पर आप एक बार नहीं, आप कह रहे हैं कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही है। मैं आपसे, अगर आप ईमानदार हैं तो मुझे लगता है कि महिला आयोग में जो शिकायतें हुई हैं उसके आंकड़े आप जरूर बताएंगे। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी वो तो मैं दूसरी बात कहने लगा, जो घटनाएं एनसीआरबी के आंकड़े में हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित कहाँ हैं, और हाथरस जैसी घटना कहीं हो तो बताइए। आप ये बताइए, हाथरस में पूरा प्रशासन और सरकार इस बात पे लगा रहा कि बेटी को दाह संस्कार रात में कर दिया जाए। क्या ये घटना भूलने वाली है हाथरस की? और हाथरस में भी चुनाव होने जा रहा है। मैं सुरक्षा पर एक बार फिर आऊंगा आंकड़ों के साथ आपके सामने, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी बीमार है, लेकिन इसके बावजूद कैंपेन में उतर गए, मैनपुरी में उतर गए। क्या वजह थी कि करन में आपको उनको उतारना पड़ा? आपको पता होना चाहिए, जो वहाँ के प्रत्याशी हैं और बीजेपी खुद अपने पे हमला करा रही है, खुद हमला करा रही है अपने ऊपर। एसपीएस बाघेल खुद अपने आप पर हमला कर रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको अपने पिताजी को क्यों फिर उतारना पड़ा? देखिए, नेताजी का वो क्षेत्र रहा है और नेताजी वहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, नेताजी वहाँ पढ़े हैं, नेताजी ने वहाँ पढ़ाया है, नेताजी ने वहाँ दाव सीखे हैं। और मैं 2 बार गया हूँ, मैंने गांव वालों से कह दिया, क्षेत्र वालों से कह दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं दूसरों के लिए वोट मांग रहा हूँ, आप हमारी मदद करें। नेताजी केवल 1 बार गए हैं, कोई घर का नहीं जा रहा है। तो आखिरकार बीजेपी को तकलीफ क्या है अगर नेताजी मेरे लिए वोट मांग रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी वाले को तकलीफ क्या है
अगर नेताजी दूर रहते हैं तो मुझे औरंगजेब कहते हैं, नेताजी ले में वोट मांगते हैं तो वो कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं। आखिरकार बीजेपी की तकलीफ क्या है, मैं आपको बता दूं तकलीफ क्या है। कल देश के नंबर 2 के नेता वहां गए थे, उनसे पूछिए बीजेपी वालों से कि आखिरकार कुर्सियां कितनी खाली थी, लोग कितने थे, और 100 गुना लोग 1 किलोमीटर दूर की सभा में थे। क्या ये तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? मैं बिल्कुल दिखा सकते हैं, इसमें कोई यानी फिर आप यानी आप मुझे कह रहे हैं करहल में आपकी जीत तय है, उसमें आपको कोई डर नहीं है। आपने डिसाइड किया कि चुनाव लड़ना है इस बार, पहली बार आप असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह थी? क्या कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना था इस बार कि अगर योगी जी लड़ रहे हैं गोरखपुर से तो मैं भी लड़ सकता हूं अपने इलाके से? सवाल योगी जी का नहीं है, योगी जी जा रहे हैं। अब सोचिए योगी जी बीजेपी को अपनी विकास की झूठी तस्वीर दिखानी पड़ रही है। याद कीजिए जब बंगाल का पुल दिखाया था, अमेरिका का कारखाना दिखाया था, चीन का हवाई अड्डा दिखाया, और कल बीजेपी के एक सांसद जो बेंगलोर के हैं, जिनकी भाषा और जो उनके बोलने का तरीका है वो न जाने कैसा है, वो कह रहे कि एक्सप्रेसवे योगी जी ने बनाया है। आप कमाल करिए, हमारे योगी जी को फोटोशॉप करनी पड़ रही है पिक्चर को। जनता पूरब की तरफ देख रही है, खुद पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। तो सोचिए उनके कार्यक्रमों में जनता नहीं आ रही, और अभी जहाँ पर उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, खाली कुर्सियां 200 लोग हैं। ये सवाल ये है, क्या चुनाव महंगाई पर, क्या चुनाव बेरोजगारी पर, क्या चुनाव इन्वेस्टमेंट पर, क्या चुनाव जो सपने दिखाए थे बड़े बड़े, डबल इंजन की सरकार, डबल महंगाई कर दी, डबल भ्रष्टाचार कर दिया। तो ये सवाल कब बोलेंगे? अन्ना जानवर सड़कों पर हैं, पलायन बुंदेलखंड में हुआ है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आप क्या नौजवानों के सामने अपना चेहरा लेकर के जाएंगे? पर इतनी कॉन्फिडेंस फिर बीजेपी को कहाँ से आ गई? क्योंकि जब योगी जी बात करते हैं वो कहते हैं क्लीन स्वीप है, कहीं ना कहीं ये योगी जी वर्सेस अखिलेश यादव भी हो गया है। आप जब बात करते हैं आप अपना कॉन्फिडेंस लगा के अपनी बात रखते हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उनका ये भी कहना है कि ये 80-20 का इलेक्शन है, बार बार दोहराते हैं 80 बनाम 20। ये चुनाव कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ है, 20% और शायद कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो शायद अखिलेश यादव के पास है, बाकी जो समाज है वो हमारे साथ है। 80-20 जो 80-20 कह रहे हैं जी, 80% जनता गठबंधन के साथ है, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ है, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ है, आपके महान दल समाजवादी पार्टी के साथ है, अपना दल समाजवादी पार्टी के साथ है, संजय चौहान समाजवादी पार्टी के साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। और मैं अगर दरवाजे न करता बीजेपी के विधायकों को बुलाने के लिए, एक एक विधायक तैयार था समाजवादी पार्टी में आने के लिए, लेकिन मेरी एक सीमा है, मैं कितने ले सकता हूँ? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए, और न जाने कितने तैयार थे। और आप बताइए, जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ा उन्हें कि जिस तरीके से वो गांव में नहीं घुस पाए, जिस तरह उनके सांसद कूटे गए, विधायकों का तिरस्कार हुआ। क्या कभी लोकतंत्र में ऐसा हुआ होता होगा? योगी जी कहते हैं जनता मेरे साथ है, विधायक
ये मुझे बताइए, लेकिन आपने इन छोटे छोटे पार्टियों का मुझे पूरा एक ब्यौरा दिया जो आपके साथ इस बार इस चुनाव में छोटे पार्टियां हैं। 2017 में आप कांग्रेस के साथ थे, 19 में मायावती, अब छोटे दलों के साथ। पहले 2 टाइम वो विफल रही, आपके अलायंस पॉलिटिक्स नहीं चली, इस बार कैसे चलेगी? ये छोटे दल जितने भी साथ आए हैं सब जाति जनगणना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो, वो चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसी लखनऊ में, राजधानी में 69,000 भर्ती के बच्चे यहाँ लड़ते रहे, पिटते रहे, लेकिन लखनऊ नहीं छोड़ा उन्होंने। वो उनके साथ जिस तरीके से भेदभाव हुआ, जिस तरीके से उनके साथ सरकार ने मनमर्जी से उनकी नौकरी छीन ली, तो ये जितने क्षेत्रीय दल हमारे साथ आए हैं, ये क्या नई सोशल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी को यही वोट पिछली बार मिला था, नॉन यादव ओबीसी। इस बार जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं, और जितने भी क्षेत्रीय दल जो साथ आए हैं, वो चाहते हैं जाति जनगणना हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग, कोई हो नेता उनका, क्या जाति जनगणना कराएंगे? क्या जाति जनगणना के जो आंकड़े वो जनता के सामने आएंगे? तो ये जितने भी गठबंधन के साथी हैं सब जाति जनगणना चाहते हैं। बीजेपी जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहती? अगर ओबीसी को अपने साथ लेना चाहती है तो कम से कम आबादी किसकी कितनी है, ये बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? अखिलेश जी ये बताइए, इस चुनाव में ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये एक तरह से आपके लिए एक फाइनल टेस्ट है कि अखिलेश यादव प्रूव कर सकते हैं। नई सपा, नई हवा, नई सपा आप बात करते हैं, नई सपा का मतलब क्या है बताइए, परिभाषा बताइए। क्या इसका मतलब है आप मानते हैं कि कुछ गलतियां हुई, उसे सुधारना चाहते हैं? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बातें रही हो पहले जिससे जनता को ये लगता हो कि शायद इस पार्टी से जुड़ने से हमारा जो सपना है पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने नई सपा है, नई हवाएं, नई सपा का नारा दिया। और इसलिए नारा दिया कि आज सबसे अच्छे एक्सप्रेसवेज अगर कहीं बन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। मंडी का नेटवर्क जो वर्ल्ड क्लास मंडी बन सकती है, जिस तरीके से फ्रांस में, पेरिस में रुंगीज करके एक मंडी थी, उस तरह की मंडी एक्सप्रेसवे के किनारे बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास समाजवादी सरकार में आपको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपका सबसे अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम क्रिएट किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया। और हमारे मुख्यमंत्री फिर आप 2017 में हारे कैसे, अगर ये सब किया हो? ये बात तो खत्म होने दो, क्योंकि नई सपा है और नई हवा में नई सपा इसलिए कह रहे हैं कि आने वाला समय लोगों को नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़े। समाजवादी पार्टी ने एग्जेम्पलरी वर्क करके दिखाए कि टेक्नोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस हो सकती है। जो डायल 100 रिस्पांस सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास दिया। अगर न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे चलती है, और मुझे याद है मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ से न्यूयॉर्क भेजा था, ह्यूस्टन गए थे, सिंगापुर का सिस्टम समझ करके आए थे। उसके बाद यूपी को वन ऑफ द बेस्ट पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम दिया, स्ट्रक्चरल चेंज किया, लेकिन हमारे बाबा जी ने सब खराब कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नई हवाएं नई सफाई। 3 आरोप आप पर लगते हैं और मैं आपका जवाब संक्षिप्त में चाहता हूँ। पहला है जो प्रधानमंत्री भी करते हैं, बाबा जी करते हैं, अमित शाह, परिवारवाद। ये जो पार्टी है, पार्टी इज परिवार, ये यादवों की पार्टी है, जनता की नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। आप परिवारवाद और यादववाद को जोड़िए मत। यादव परिवार एक यादव परिवार की पार्टी। कंफ्यूज मत होइए। मैं नहीं हूँ। नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये 2 सवाल अलग अलग हैं। मैं बीजेपी से कहता हूँ, जब मजदूर पैदल चल करके आए थे, एक माँ महाराष्ट्र से चल करके आई, गर्भवती थी, उसके बेटी पैदा हुई, फिर उसको पैदल अपने गांव में घर जाना पड़ा। क्या वो तस्वीर कोई भूल पाएगा जिसमें माँ अपने बेटे को सूटकेस में लेकर के जा रही है? हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं थी कोरोना के समय पर, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, ऑक्सीजन के साथ साथ और इंतजाम नहीं कर पाए। जाने गई कि नहीं गई? अगर परिवार, मेरे सवाल का जवाब नहीं, अभी सवाल का जवाब ही सुनिए। अगर कोई भी परिवार वाला होता तो वो दुख दर्द परिवार वालों का समझ सकता था। जो परिवार वाले नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, और इसीलिए
ये घोर परिवारवाद वाली जो बात कर रहे हैं, एक परिवार वाला समझ सकता है कि अगर उसका बेटा बेरोजगार बैठा है तो उसकी क्या तकलीफ है। एक परिवार वाला ये समझ सकता है कि अगर महंगा हो गया है सिलेंडर, महंगी हो गई है दवाई, महंगा हो गया है सामान, तो घर कैसे चलेगा। घर ग्रस्त, अभी भागिए मत, आपने सवाल का जवाब नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अब आई भाई, जो परिवार वाले हैं वो समझ सकते हैं परिवार वाले का दुख। ये जिनके परिवार नहीं, वो नहीं दुख समझ सकते अपनी जिम्मेदारी का, अपने दायित्व का। आज अगर बेटा घर में बैठा है बेरोजगार, तो क्या तकलीफ है परिवार में। आज महंगाई है, कैसे घर चलेगा, इसका जवाब बीजेपी में क्यों नहीं है। पार्टी इज परिवार, ये कहा जाता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी तो परिवार है। क्या बीजेपी में परिवार नहीं है। जो 2 नंबर के नेता है, उनका बेटा क्या कर रहा है। क्या वो बॉलिंग कर सकता है, क्या वो बैटिंग कर सकता है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। कैसे बन गया, कैसे बन गया। क्या पॉलिटिक्स में तो नहीं है। नहीं। तो आप एक क्षेत्र का परिवार बात कहेंगे, दूसरे क्षेत्र का परिवार नहीं कहेंगे। आप बताइए, देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बेटे क्या हैं। एक और मुख्यमंत्री ने, उनके बेटे क्या, उनके बेटे का बेटा क्या है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है। क्या आपके पास जवाब है इसका। क्या बीजेपी के परिवारवाद के बारे में बोलेंगे। कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री हैं वो किसके बेटे हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए। और जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, वो किसकी वजह से योगी हैं। क्या अपनी मामा की वजह से नहीं है। क्या परिवारवाद की वजह से मठ की जिम्मेदारी नहीं मिली। वो तो मठ से आते हैं। नहीं, लेकिन उनका रिश्ता क्या था जिस मठ में वो बैठे हैं, जिसकी वजह से वो बैठे। आप रिश्ता बता दीजिए। आपको रिश्ता तो पता होगा ना, क्या रिश्ता है उनका। नहीं, क्या रिश्ता था। नहीं, खून का तो नहीं है ना। नहीं, खून का नहीं, कोई तो रिश्ता था ना, कोई रिश्ता था, तभी तो बैठे थे। इसलिए बीजेपी अपने परिवारवाद की बात नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के, उनके पिताजी क्या थे। मैं आपसे दूसरा आरोप जो लगता है आप पर, जो मैंने पहले कहा था, सुरक्षा को लेकर क्राइम और माफिया राज कि समाजवादी पार्टी का रिटर्न यानी माफिया राज का रिटर्न, बार बार ये कहा जाता है। मेरे पास आंकड़े हैं, 2017 और 20 के बीच में रेप केसेस डिक्लाइन हुए, मर्डर केसेस डिक्लाइन हुए। यूपी में कम हुए रेप और मर्डर। मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ। अभी लास्ट वीक, और हो सकता 10 दिन हो गए हो, बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया, और फैक्ट चेक में जो बीजेपी के नेता रख रहे हैं कि दंगे क्या हुए हैं, अपराध किस तरह के हो रहे हैं, तो जब फैक्ट चेक आया तो आप फैक्ट चेक को जरूर पढ़ना। लेकिन दंगे कम हुए कि नहीं। नहीं। दंगे कम हुए, रेप कम हुए, किडनैपिंग कम हुए, मर्डर कम हुए। ना। आप कह रहे हैं ये गलत आंकड़े। नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीबीसी ने, क्योंकि आप अखबार की खबर मुझे पढ़ा रहे हैं जी, अब मुझे नहीं पता कौन सा अखबार है, लेकिन इसी तरह मैंने बीबीसी का फैक्ट चेक पूरी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार में ये दंगे हुए हैं, समाजवादी सरकार में ये दंगे थे। अगर कोई घटना का जिक्र हुआ है, हत्या या और किसी घटना के बारे में, तो फैक्ट चेक अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बर्बाद हुई है। और इसलिए मुझे माफिया राज का जो कहा जाता है कि जब सपा आती है तो दबंगाई होती है, यादवों की दबंगाई होगी, ये किस तरह से देखते हैं। कम से कम सपा की सरकार में माफिया कोई क्रिकेट नहीं खेलता होगा, पुलिस कप्तान जिसके लिए पिच बनाता हो, और माफिया क्रिकेट खेल रहा हो। और मैं आपसे कहता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री जेल में जाकर के 3 घंटे किसी माफिया के साथ चाय, कॉफी और बिस्कुट नहीं खाए होंगे। क्या आप अपने चैनल के माध्यम से, अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्या सच्चाई दिखाएंगे आप। क्या ईमानदारी से आप सच्चाई दिखाएंगे। बिल्कुल। कि एक मुख्यमंत्री बनारस की जेल में जाकर के 3 घंटे किस किस के साथ चाय पिए। इसी उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस फरार है, एक व्यापारी कानपुर का गोरखपुर में जाता है, पुलिस वसूली के लिए मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। आप हाथरस की बेटी को कैसे भूल जाओगे। 750 किसान और शहीद हुए हैं, कैसे भूल जाओगे आप। क्या कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, और वो भी बीजेपी से उम्मीद करते हो कानून व्यवस्था की। बीजेपी कानून व्यवस्था को बर्बाद कर देगी, उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। क्या आईपीएस फरार है कि नहीं है, ये बताइए। तीसरा आईपीएस फरार है ना। तीसरा आरोप जो लगता है
कि अखिलेश जी, जो योगी जी कहते हैं कि लेट उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, वो बड़े बड़े आदमी के बड़े बेटे हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे उन? ये जब से 2 चरणों में चुनाव हारे हैं, जो गर्मी निकाल रहे थे वो ठंडे हो गए और अब सुन्न हो चुका है उनका दिमाग, और इसलिए उनका जरा चेहरा पढ़िए आप। वो कौन सा गज, एक वो बोला किसी जगह का है, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, हिंदे गजब, ये क्या है, आई एम जस्ट मिसिंग इट, गजनबी हिंद। हाँ, गजबी हिंद। आप पूछिए उन बाबा मुख्यमंत्री से, ये कौन सी भाषा है आपकी, कौन सी भाषा है? और यूपी का चुनाव हो रहा है, आप भाषा की कहाँ की इस्तेमाल कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे 12 बज गए हैं, जनता ने इतना वोट खिलाफ दिया है, इतना वोट खिलाफ दिया है कि उनके चेहरे पर 12 बज गए हैं। और मैं तो मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मिलिट्री स्कूल, मेरे साथ कितने बजे उठते हैं? मैं बाबा जी से पहले उठता हूँ, और अगर वो करना चाहे वो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर मुझे दे दे, जब मैं उठूंगा उनको कॉल करूंगा कि मैं उठ गया हूँ, सोते समय भी फोन करूंगा कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह की झूठी बातें करना, ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को। और मुझे बड़ा पर्सनल हो गया आप और उनके बीच में। मुझे लगता है कि मेरी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है, इसलिए शायद बड़े करीब से इन चीजों को वो देख रहे हैं। अखिलेश जी, आपके आवाज में मुझे कॉन्फिडेंस नजर आता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, क्योंकि बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीती और भारी बहुमत से जीते, 14, 17, 19, और मोदी जी प्लस योगी जी, डबल इंजन की बात जो होती है, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को लगता है गणित जो है वो बीजेपी की तरफ है। 49.5% वोट मिला था 2019 में। देखिए, इसीलिए 14, 17, 19 की वजह से ये हार रहे हैं। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, महंगाई इन्होंने बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, यहाँ का जो कारोबार था कोरोना की वजह से, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से ठप हो गया। सोचिए आप, कानपुर जैसा हमारा इंडस्ट्रियल टाउन, क्या उम्मीद करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री क्या लगी होगी, क्या धंधा हुई होगी? जीएसटी में मार दिया व्यापारी को, कोरोना में बर्बाद हो गया, क्या सपोर्ट किया? आप बताइए, नोटबंदी से ये डूब गया। और फिर यही का एक इतर व्यापारी था जो ये बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का है, देखो डिजिटल इंडिया का हेरा फेरी या फेरबदल या कुछ भी माने, किसके यहाँ छापा मारा? ढूंढ रहे थे समाजवादी इत्र वाले को, और अपने घर में छापा मार लिया। ये जो आपने जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप 6 महीने पहले शुरू करते अपना कैंपेन, ये कहा जा रहा है जब कोविड की दूसरी महामारी हुई अप्रैल मई में, कहाँ थे अखिलेश? जब शव मिल रहे थे गंगा में, आपके कार्यकर्ता कहाँ थे? ये कहा जा रहा है आप बड़े लेट उठे हैं इस कैंपेन। जब जिस समय लॉकडाउन लगा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे खाना खिला रहे थे, और मैं जानता हूँ मेरी वाइफ डिम्पल, बेटी, वो दोनों जाकर के जितना कुछ कर सकते थे वो सड़क पर के जा रहे थे। आज भी मैं कह सकता हूँ सबसे पहले समाजवादी लोग सड़कों पे आगे खाना खिला रहे थे। कोविड की दूसरी वेव आई, उससे पहले हमारी पार्टी के 40 डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद होके आया था। 250 बाहर गए थे, 40 डिस्ट्रिक्ट होके आया, 150 विधानसभाओं के लगभग हमारे ट्रेनिंग कैंप्स हो चुके थे। तो ट्रेनिंग कैंप्स हो गए बूथ वाले हमारे, वो क्यों नहीं आपने दिखाया? कोई जाना ही नहीं कि ट्रेनिंग कैंप हो गए हमारे 150 विधानसभाओं के। फिर से आप मीडिया को दोष दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मीडिया एक तरफा है। दोष दे रहा हूँ, लोकल मीडिया ने तो छापा। आप किसी जिले का पता कर लीजिए, जहाँ हम लोग रुके, जहाँ हम गए, वहाँ सभी जगह कैंप हुए। और ये जो आपको जन सैलाब दिखाई दे रहा, इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। ये केवल यादव मुस्लिम वोट नहीं है, जिस तरह से MY कॉम्बिनेशन के आगे आप गए हैं। ये अमिताभ वाजपेयी यादव है। आइए इनका नाम है, इनका नाम होगा, हो सकता है कि यादव अमिताभ वाजपेयी, इनका नाम है यादव अमिताभ वाजपेयी। अब ये क्या होगा, आप कॉम्बिनेशन बताओगे? नहीं, आपका ये कहना है कि MY कॉम्बिनेशन के बहुत आगे गई है नई सपा, क्योंकि हर चुनाव में, पिछले चुनाव में आप आंकड़े लीजिए, आंकड़ों में बीजेपी हर समुदाय में आगे थी, भले ओनली यादव और मुस्लिम एक्सेप्शन थे, बाकी इवन दलित में उन्होंने वोट बैंक में, नॉन जाटव वोट बैंक मिला है उनको। इस बार हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अम्बेडकरवादी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हर वर्ग के लोग, आप सिख देखो कितनी बड़े पैमाने पर हमारे साथ हैं, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। ये सबसे खुशी की बात है।
इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सफाई 5 साल में क्या फर्क हो गया? 2017 में उसी तरह से बीजेपी को 315 सीटें आती है। 5 साल में आप कह रहे हैं इतना बदलाव हो गया, क्योंकि योगी जी का ये कहना है हमने भी विकास किया है, हमने फ्री राशन दिया है, इसका बहुत असर हो रहा है लोगों पर। आप बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आप नेशनल और इतने पुराने पत्रकार हैं। ये जो राशन मिल रहा था, क्या पहले नवंबर तक नहीं था? अब मार्च तक है। मार्च के बाद गरीबों को कौन खिलाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखेबाज हैं। ये तो बजट आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार आती है? ये राशन चलता रहेगा या नहीं? हमारी मैनिफेस्टो में हमने लिखा है न केवल राशन देंगे, जबकि गरीबों को पौष्टिक आहार कैसे मिले, उनको सरसों का तेल, और जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता को मैंने घी दिया था 1 लीटर परिवार को प्रति महीना, वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन कम से कम आप मुझे ये बताइए, क्या इन्होंने दिल्ली के बजट में राशन का पैसा रखा है? मार्च के बाद राशन नहीं मिलेगा गरीब को। पर अगर चुनाव जीतते तो शायद बजट कर देंगे। शायद नहीं। मेरा ये कहना है आप भी फ्रीबीज दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 300 वॉट इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त देंगे। दोनों पार्टियां फ्रीबीज कर रही है, लोगों को नौकरियां चाहिए, फ्रीबीज नहीं चाहिए। कई युवाओं से मैंने बात की है, उनको एग्जामिनेशन टाइम पर चाहिए, उनको नौकरियां चाहिए। वो सब किया जा रहा है। मैं केवल एक SCL का इंस्टीट्यूशन का आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल देता हूँ। केवल एक इन्वेस्टमेंट लाने पर 5,500 नौजवानों को क्वालिटी जॉब मिला है SCL में, लखनऊ में। यहाँ जो मेट्रो समाजवादी सरकार में इंट्रोड्यूस हुई, लोग और चाहते हैं। नहीं, मैंने उन बच्चों से बात की, उन्होंने कहा उनको वो चाहते हैं कि लखनऊ IT सेंटर बन जाए। हाँ, तो हम बनाएंगे ना भाई, हमें मौका दोगे तो बनाएंगे ना। SCL समाजवादी पार्टी लाई 5,500 से ज्यादा बच्चे प्रोफेशनली वहाँ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ जो मेट्रो बन रही है, इसमें 1,500 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुए। जहाँ तक सवाल राशन का है, पहले बीजेपी नवंबर तक दे रही थी, अब मार्च तक देना चाहती है। समाजवादी सरकार जब तक रहेगी तब तक गरीबों को राशन और पौष्टिक आहार का इंतजाम करेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये क्या डू और डाई बैटल है एक तरह से आपके लिए? क्योंकि लगातार जब आप 2-3 चुनाव हारते हैं तो वर्कर्स का जो मनोबल है, मोरल है, वो कम होता है। आपने मायावती का देखा, इस चुनाव में मायावती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ये आप मानते हैं दिस इज डू और डाई बैटल फॉर अखिलेश यादव? मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि जरा पीछे दिखाइए, क्या ये डू और डाई बैटल लग रही है? ये बैटल वो है जो बीजेपी को हराने जा रही है। ये फौज वो है जो बीजेपी को हराएगी, और इसमें हर जाति बिरादरी के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कौन है। तभी मैंने कहा ये यादव अमिताभ वाजपेयी हैं। आप अगर हमारी पार्टी में आ जाओगे तो मोहम्मद सरदेसाई हो जाएंगे आप। तो इतना सा फर्क है। नहीं, ये पर एक ये जो बीजेपी का जो संगठन है, ये यूपी की अपनी उनका संगठन मजबूत है, सोशल मीडिया है, रिसोर्सेज है, नेता है। आप एक मिनट, आप एक अखिलेश यादव यहाँ वहाँ घूम रहे, उनके सभी मंत्री यहाँ आए, 1 वर्सेस ऑल। क्या आप मानते हैं डेविड वर्सेस गोलायत 1 वर्सेस ऑल हो गया है? ये देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, क्योंकि जनता महंगाई कम चाहती है, नौजवान रोजगार चाहता है। कम से कम जनता को भरोसा है कि समाजवादी लोग आएंगे तो काम करेंगे, तरक्की खुशहाली लाएंगे। आखिरी बात मैं कह के खत्म कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जो जिस हाईवे पर उतरे हैं वो समाजवादियों का विजन था, वो बीजेपी का विजन नहीं था। विजन आपका हो, एग्जीक्यूशन उनकी थी। क्या बोल रहे, फिर आगे बढ़ गए आप तो कम से कम ईमानदार पत्रकार रही है। समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पार्टी ने अलाइनमेंट किया। जितना समाजवादी पार्टी जहां तक हाईवे ले जाना चाहती उसके आगे नहीं बढ़ा। बजट दिया समाजवादी पार्टी ने, 2 बजट दिए, और उसकी वजह से आज हो गए। बीजेपी ने क्या किया, ठेकेदार बदल दिए। जो भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं उस कंपनी को ठेका क्यों नहीं दिया? जिस कंपनी ने सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई थी उस कंपनी से ठेका क्यों छीन लिया? क्योंकि अपने ठेकेदारों को एडजस्ट करना चाहते थे। द राइटिंग क्वालिटी बहुत खराब है। अभी भी है, आप कह रहे हैं इस सरकार में योगी जी कमाल हो गया। करप्शन ऐसा है कि पहले मुख्यमंत्री कहते हैं करप्शन फ्री सरकार है। पहले मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने अपने खुद मुआवजा उठाया हो। आप गोरखपुर में पता करिए, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए मुआवजा उठाया कि नहीं उठाया सरकारी पैसे से? और याद कीजिए, एक बार चंदन के पेड़ का मुआवजा किसी ने लिया था, उसकी कितनी बदनामी हुई थी, इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ तो 100 करोड़ से ज्यादा मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने उठाया है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जा रही है, उनकी भाषा बदल गई है। परिवर्तन अगर किसी ने दिया है तो समाजवादियों ने दिया। और जो विजन की बात कर रहा था मैं, अगर समाजवादियों का वो विजन न होता तो शायद प्रधानमंत्री जी हरकुलस लेकर के उस हाईवे पर नहीं उतर पाते। अगर उन्होंने अपने जीवन में कहीं एक्सप्रेस वे बनाया होता तो वो गुजरात में क्यों नहीं उतरे, पानी के जहाज पे उतरे। ये मेरा कैमरा है। आप सोच लीजिए कि योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ है, क्या कहेंगे आखिर में उनसे? ये कैमरा में क्या कहेंगे और कितनी सीटें आपको आएगी? मैं योगी जी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से आप हट जाइए। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पर जाए और झूठ योगी को नहीं बोलना चाहिए।